हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 10 अप्रैल 2025 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पेज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। राइट हैंड साइड में एक न्यूज़ आती है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने डिसीजन लिया है कि 0.25% हम लोग जो रेपो रेट को कम करेंगे ताकि जीडीपी ग्रोथ रेट जो ट्रिम कर सकती है या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करने का काम करेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट, जब भी बेसिस पॉइंट के बारे में बात होता है तो 100 बेसिस पॉइंट होते हैं 1% के अंदर। तो जहाँ भी 25 बेसिस पॉइंट यूज़ होगा इसका मतलब ये है कि 0.25% ये कम की गई है और 6% होगी अब ये। रेपो रेट का मतलब ये होता है कि आरबीआई जो बैंक्स होते हैं, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पैसा देता है उस पर ब्याज जो लेगा वो 6% लेगा। रिवर्स रेपो रेट इसके ठीक ऑपोजिट होता है। मान लेते हैं बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा हो जाए तो वो आरबीआई को देते हैं, उसके बदले में उनको भी इंटरेस्ट मिलता है जिसको रिवर्स रेपो रेट मिलता है, जो हमेशा रेपो रेट से कम ही होता है। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। तो ये डिसीजन लिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मतलब ये है कि इसमें 6 टोटल मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 3 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जिसके हेड होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिसीजन लेते हैं। तो ये एक यूनिवर्सली डिसीजन लिया गया कि हमें पॉलिसी रेट के अंदर एक तरीके से जो रेट है वो कम करनी है। इससे क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट बर्डन, चाहे वो होम हो, ऑटो हो, लोन बोरोवर्स हो, इन सब पर थोड़ा कम होगा। हालांकि इससे सेविंग आपकी जो बैंक्स में डिपॉजिट है उस पर जो ब्याज मिलता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये चीज़ें क्यों की गई, एक तरीके से जो एस्केलेशंस है कि पूरी दुनिया में क्या ग्लोबल ट्रेड वार हो सकता है या हो रहा है, राइट। जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी है टैरिफ को लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फोरकास्ट किया था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो इस साल 6.7 से 6.5% के आसपास रह सकती है। ये सेकेंड टाइम है रो के अंदर जब एमपीसी ने अपने रेपो रेट को 25 बेसिस कम किया है। आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इन्होंने ये कहा कि हमारा जो पॉलिसी के अंदर शिफ्ट हो रहा है स्टैंड न्यूट्रल टू एकोमोडेटिव, ये इंडिकेट करता है कि ये अभी थोड़ा वरीड भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, ट्रेड वॉर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या इन्फ्लेशन भी इसमें एक चीज़ हो सकती है जो डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये पॉलिसी स्टैंड जो है वो आने वाले टाइम में जो इकोनॉमीज़ के अंदर चैलेंजेस है उनको रिड्यूस करने का काम करेगी, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने का काम करेगी और अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग डिसीजन जो बिजनेस और हाउस होल्ड्स है उसको इम्पैक्ट ना करे, इसके लिए ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा मॉनेटरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन जब किया गया तो ये बताया गया कि ग्लोबल ग्रोथ जो ड्यू टू ट्रेड फ्रिक्शंस हो ये डोमेस्टिक ग्रोथ को इम्पीड ना करे। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमने इस तरह के डिसीजन लिए या रेपो रेट को जो है कम किया गया। आपके लिए एक सवाल है, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक फ्रेमवर्क के थ्रू बनाई गई थी। वो फ्रेमवर्क कब बना था और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो साल में कितनी बार होती, क्या ये बता सकते हैं उस एक्ट के थ्रू या इस कानून जब बना था तब क्या इसमें प्रोविजंस था? ज़रूर आप नीचे कमेंट करिए। इसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में आज द हिंदू में फर्स्ट पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70% न्यूज़ यहीं से आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया गया है। पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कंटिन्यू न्यूज़ में है और अभी भी ये न्यूज़ में ही है। तो उन्होंने कहा कि टैरिफ जो है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो 90 डेज़ का एक पोज हम लगा रहे हैं उन कंट्रीज़ पर जो नेगोशिएशन हमारा हुआ है, लेकिन चाइना पर इन्होंने 125% टैरिफ लगा दिया है, जिससे दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमी जब ट्रेड वॉर में क्लैश करेगी तो डेफिनेट सी बात है इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि मंडे को स्टॉक मार्केट बहुत सारी कंट्रीज़ का क्रैश कर गया था।
यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि उनका जो डिसीजन है, ये जो डिसीजन लिया गया है कि बहुत सारी कंट्री नेगोशिएशन करने के लिए पहुंची, इसलिए हमने 90 दिन का एक पॉज लिया है। और यूएस ने जो चाइना ने 84% रिटेलिटरी टैरिफ लगाए थे उसको काउंटर करते हुए पहले 104% ड्यूटी लगाई थी, लेकिन अब बढ़ाकर 125% कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग थॉट प्रोसेस के व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई बड़ी इकोनॉमी जब डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है इम्पैक्ट होगा। चाइना ने रिटेलिएट किया था 84% से, इन्होंने 125% से रिटेलिएट कर दिया। 90% जो है वो 90 डेज़ की एक न्यू टैरिफ पॉलिसीज़ के अंदर पॉज होगा। यूरोपियन यूनियन ने भी 20 बिलियन यूरो का एक काउंटर मेजर लगाया यूएस पर, जो काउंटर करेगा यूएस के सोयाबीन, मोटरसाइकिल्स या कॉस्मेटिक्स के आइटम्स को। तो इन सब पर इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अब्रप्टली बैक किया अपने आप को, कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड वॉर जो 90 डेज़ का पोज है कंट्रीज़ को लेकर, हालांकि चाइना इसके अंदर नहीं होगा। दो बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे से क्लैश कर रही है और इसके पॉजिटिव साइन तो दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन्होंने कहा कि चाइना रिस्पेक्ट हमारी कम करता है और चाइना को ये रियलाइज़ होगा कि हम जो चाइना की पॉलिसी है वो कैसे डिस्टर्ब कर रही है पूरी दुनिया को, और हम उसको काउंटर करने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि चाइना को नियर फ्यूचर ही रियलाइज़ होगा। खैर रियलाइज़ किसको होगा ये तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन ये यूएस के लिए भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी ज़रूर है बट वो इम्पोर्ट बहुत करता है चीज़ें। इसके बाद इसी पेज पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक व्यक्ति न्यूज़ में है। खैर व्यक्ति कहें ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल है। इनका नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। ये 26/11 अटैक के अंदर कह सकते हैं कि इनका एक रोल कंसिडर किया जाता है, और ये अमेरिका, कनाडा और बेसिकली पाकिस्तानी बोरन थे और कनेडियन और अमेरिकन ये सिटीजन्स हैं। इनको वापस लाया गया भारत में 26/11 अटैक में। एक तरीके से इनके ऊपर एलिगेशंस है तो ट्रायल्स में चलेंगे, और रिसेंटली आपको याद होगा 26/11 कनेक्शन के अंदर ये वांटेड है, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी 17 साल पहले की अगर हम बात करें। 64 ईयर के ये बंदे हैं और इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट्स में अपील करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया। ये डिसीजन क्यों हुआ कि इनको एक्सट्रेडिशन किया जाएगा। एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण संधि, कि भाई अगर कोई एक दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट्स होता तो हम एक्सट्रेडिशन कर सकते हैं एग्रीमेंट्स के थ्रू। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया था, अनाउंस किया था कि हम इंडिया को इनको एक्सट्रेडिशन करेंगे, और जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ तब ये डिसीजन बेसिकली लिया गया था। तो इनको भारत में लाया जाएगा, ट्रायल चलेंगे। हालांकि ये भी माना जाता है कि इनसे भी खतरनाक हेडली और बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। खैर फिलहाल ये भी एक ख़राब न्यूज़ नहीं है कि एक क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति का, जिसका इन्वॉल्वमेंट माना जाता है वांटेड है, उसको भारत में लेकर आया जाएगा और ट्रायल्स यहाँ पर चलेगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में पिछले 2 दिन से एक और टॉपिक न्यूज़ में है, गवर्नर का रोल क्या है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि गवर्नर इनडेफिनेट टाइम तक बिल्स को होल्ड नहीं रख सकते। अगर मान लेते हैं असेंबली पास करती तो आप डिसीजन लीजिए, या तो उसको पास करिए, रिजेक्ट करिए, या फिर प्रेसिडेंट असेंट के लिए रखिए। आप इनडेफिनेट टाइम के लिए पॉकेट विटो नहीं करेंगे कि भाई पास हो गया, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक तरीके से टाइमलाइन से सेट की गई है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड लिखा है एज सून एज पॉसिबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें डिसीजन ही नहीं लेंगे। तो तमिलनाडु को लेकर ये जजमेंट थी, लेकिन इससे कई स्टेट्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, जैसे केरला भी इसी तरीके से कंसर्न्ड है, और उनका ये मानना है कि इससे हमारे जो बिल पेंडिंग है गवर्नर के सामने, वो भी एक तरीके से पेंडिंग बिल्स का एक रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए। जब गवर्नर को जो डिसीजन लेने होते हैं ये सारे, और जहाँ हम एज सुन एज पॉसिबल वर्ड यूज़ करते हैं, तो कौन सा आर्टिकल्स है जहाँ पर गवर्नर के इन बिल्स पर जो डिसीजंस है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर, कल हमने पढ़ा भी था, वो आप ज़रूर नीचे कमेंट करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, राइट, उसने अप्रूव कर दिया है 63,000 करोड़ रुपए की एक डील, जिसमें राफेल MZ हम लोग फ्रांस से खरीदेंगे। राफेल हमने जो खरीदे थे अब तक वो एयरफोर्स के लिए थे, लेकिन अब हम खरीदने वाले हैं अपनी नेवी के लिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हेड किया गया भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, 63,000 करोड़ रुपए के 26 राफेल M फाइटर जेट्स को प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, जिसमें 22 सिंगल सीटर होंगे और 4 जो है वो ट्विन सीटर होंगे। कितने सीटर होंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनल स्टेप्स होता है किसी भी एग्रीमेंट से पहले। हालांकि एक जो फॉर्मल इसमें डिसीजंस होंगे जब फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आएंगे, तब उसमें प्रॉपरली एग्रीमेंट साइंस होंगे। इसके अलावा कुछ स्कॉर्पियन क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। भारत में अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने 36 राफेल जेट खरीदे थे एयरफोर्स के लिए 60,000 करोड़ में। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉस्टली नजर आए, टाइम के साथ भी कॉस्टली होती चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा हमने इनकी एफिशिएंसी को भी रिसेंटली देखा था जब वरुण एक्सरसाइज के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। और भारत में की नेवी के पास इस टाइम पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक INS विक्रमादित्य जो हमने प्रोक्योर किया है रशिया के साथ, और दूसरा हमने इंडिजिनियसली बिल्ड किया INS विक्रांत। देखो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, बहुत कॉस्टली होते हैं और कई कंट्रियों के पास बहुत ही कम है भी नहीं, नए के बराबर है। हमारे पास 2 हैं, एक हमने प्रोक्योरमेंट किया और एक हमारा खुद का है। चाइना के पास 3 है और 4th उनका भी डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है। तो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग है। ये इतना ही पावरफुल होता है, इतना ही कॉस्टली होता है और उतना ही स्ट्रेटजिकली रिलेवेंट होता है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ पर फोकस करती है। इसके बाद रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई बहुत सारी जो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट करते थे या ट्रांसशिपमेंट करते थे इंडिया के एयरपोर्ट से या पोर्ट से, उनको फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है और विड्रॉ कर लिया ये फैसिलिटी को। रीज़न तो खैर नहीं बताया गया, उन्होंने बताया कि भाई हमारी शिप्स को, हमारे एयरपोर्ट्स को एक कंजेशन फेस करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट कंजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको विड्रॉ करते हैं। कई लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि रिसेंटली जो मोहम्मद यूनिस है, चीफ एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी चाइना में विजिट हुई। चाइना में उन्होंने कमेंट कर दिया कि भाई चाइना का ट्रेड टाइज होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, बांग्लादेश की पोर्ट यूज़ करो। भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोई अलग से स्ट्रेटजिकली कंट्री नहीं है, इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। और कोई अगर ट्रेड टाइज होगी तो वो इंडिया करेगा, कि कोई पर्टिकुलर स्टेट्स को राइट नहीं है। फॉरेन अफेयर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का सब्जेक्ट्स है। तो इस तरह के स्टेटमेंट देना जो बड़ा ही ख़राब इंडिकेशन करता है, उसको लेकर भी कई लोग इसको लिंक करते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी का जो बांग्लादेश यूज़ करता था नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सब में ट्रेड को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अब वो फैसिलिटी इनको नहीं मिलेगी और ये इमिडिएटली लागू कर दिया गया। 8 अप्रैल से ही इसको लागू कर दिया गया विड्रॉ इफेक्ट्स को। खैर इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस माइनस वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई इस तरह की फैसिलिटी को हम इमिडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बीच के कुछ पेजेस, एज यूजुअल एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट से भरपूर है, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। सीधा जाएंगे एडिटोरियल पार्ट पर और 2 छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जिसकी अपनी एक रेलेवेंसी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। 2 आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। पहला है लीगल माइलस्टोन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मस्ट गाइड कंडक्ट ऑफ गवर्नर करके टाइटल दिया गया है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो हिस्टोरिकल जजमेंट आई गवर्नर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, उसी के बारे में आर्टिकल जो है वो डिस्कस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है कंडक्ट ऑफ तमिलनाडु गवर्नर RN रवि के केस में, और ये इसके इम्पैक्ट जो है वो फार रीचिंग होगी, उसके बारे में बताया गया। और सेंट्रल और स्टेट दोनों के रिलेशन को डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करने वाली है, अंडरस्कोर करता है इंडिया की फेडरल प्रिंसिपल्स को, और अनडाउटली ये फ्रॉड टाइम्स की तरह है। ये वर्डिक्ट एनहेंस करती है
कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी स्टेट्स को होगी और ये रेगुलेट करता है कि जो फंक्शनिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज की, ये इम्प्लीकेशंस होगी पूरे देश के अंदर। ये केस के अंदर अगर हम बात करें, जो गवर्नर है एम एन रवि, उन्होंने 10 बिल जो पास किए गए थे और जिस तरीके से हैंडल किया उसको लेकर डिस्कशन है। कोर्ट ने कैसे इफेक्टिवली चेंज किया कि गवर्नर कैसे कैरी आउट करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये इंटरवेंशन एक ऐसे टाइम पर आता जब गवर्नर्स और गवर्नमेंट इन स्टेट्स रूल्ड पार्टीज़ के अंदर कहीं ना कहीं, जिसमें बीजेपी रूल पार्टी के अलावा रूल्ड है, उनमें इश्यूज है, अलग अलग इश्यूज। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर से लेकर स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ हो, या गवर्नर जो है वो एज ए चांसलर सर्व करते हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है जब ये बिल एक तरीके से फोर्ट करते हैं या बिल जो है वो केस को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं कि गवर्नर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर होते हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। मिस्टर रवि ने एक फॉरवर्ड किया इन बिल्स को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सामने, और जब असेंबली ने इसको रीअडॉप्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई असेंबली अगर दोबारा बिल पास करे तो आप दोबारा डिसीजन क्यों ले रहे हैं। अगर मान लेते हैं बिल पास कर दिया, आपको 3 में से एक डिसीजन लेना है, या पास करिए या उसको वापस भेजिए या प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेजिए। सेम चीज़ के लिए आप प्रेसिडेंट असेंट दोबारा नहीं कर सकते ऐसा, राइट। तो ये जो लैंग्वेज है उसके मायने ये है कि हम पूरे देश के अंदर जब इस तरह के नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपको काम करने चाहिए और जो आपके फंक्शन है वो सही नहीं है, थोड़ा सा पॉलिटिकली अलायंस ज़रूर नज़र आते हैं। इसके अलावा इस जजमेंट की अपनी एक सिग्निफिकेंस है जो केवल गवर्नर के बारे में बात नहीं है, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर करता है गवर्नर जो है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए डिले नहीं कर सकते बिल्स को, और कोर्ट की जो रिफॉर्मेशंस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को लेकर वो अंडरमाइन जो हुई उसको लेकर एक सीरियस कंसर्न है। उन्होंने कहा कि राजभवन को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और जो लेजिस्लेटिव फोर्स है उसके साथ जॉइंटली फंक्शन करना चाहिए। भाई होना तो ये चाहिए कि आप मेरिट पर, इंटीग्रिटी पर, कॉम्पिटेंस के बेस पर आप डिसीजन लीजिए। जो एलिगेशंस करप्शंस के हैं या लीगल माइलस्टोन्स के हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करिए और गवर्नर ऑफिस के डिग्निटी को रिस्टोरेशंस करने का काम करिए। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि गवर्नर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। गवर्नर एक फ्रेंड होगा, फिलोसफर होगा, स्टेट कैबिनेट का गाइड होगा, एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम न करें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन दे रही है उसके हिसाब से काम न करें सारी चीज़ों को लेकर। हाँ, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अच्छी चीज़ें फॉलो न करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। आप एटलीस्ट प्रॉपरली सुनिए, समझिए और उसके बेस पर काम करिए। यही एक तरीके से रूल कहता है। इसके अलावा होम एंड अब्रॉड करके टाइटल दिया गया है, इंडिया मस्ट इम्प्रूव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्व स्टडी। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने बहुत सारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर जो वीज़ाज़ थे बेसिकली एजुकेशन को लेकर वो विड्रॉ किए, और इनकी फॉरेन पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसमें ये इस तरह के एक्शन बेसिकली ले रहे हैं जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा। हालांकि अभी भी यूएस वन ऑफ द फेवरेट चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। जर्मनी भी एक अट्रैक्टिव कंट्री जहां पर लोअर कॉस्ट है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, सेल्फ फंड कर सकते हैं एजुकेशंस को थ्रू वर्क। एनरोलमेंट फिगर ये शो करते हैं कि यूएस अभी भी एक सीरियसली इंटरेस्टिंग कंट्री है। बहुत सारी कंट्री जो है वो डिक्लाइन करती है कि यूएस का जो एक यूएस एज ए डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट की अगर हम बात करते हैं यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस में या यूएस बेस्ड रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो ये साइंटिस्ट और रिसर्च के मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडिया को भी अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा ताकि प्रोफेशनल अचीवमेंट हम हासिल कर पाएँ, हाई एंड रिसर्च पर काम कर पाएँ, और जो अपॉर्चुनिटी फॉरेन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं हमारे यहाँ पर भी प्रोवाइड हो, ताकि एक बेटर वर्क प्लेस हो, बेटर सोशल लाइफ हो और यूथ्स को जाने की ज़रूरत ना पड़े। भाई हमें रिक्वायरमेंट है अपने इंडियन गवर्नमेंट के एटीट्यूड्स को चेंज करने की टुवर्ड्स फॉरेनर्स, और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च एंड एनालिसिस को थोड़ा और बूस्टअप करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये
बेसिक चीज़ें हैं द हिंदू के एडिटोरियल में। इसके अलावा छोटी छोटी न्यूज़, जैसे आधार लॉ को जो है वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से सिंक करने के बारे में बात की जा रही है। रेलवे मिनिस्ट्री ये बोल रहे हैं या टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ये बोल रहे हैं कि हमें इंडिजीनियस मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए अपने लॉज को हार्मोनाइज करना है, और इसको लेकर एक तरीके से लेटर भी लिखा गया है UIDAI को, और आने वाले टाइम में पर्सनल डेटा सिक्योरिटी को लिंक करने के बारे में डिस्कस है। बाकी छोटी छोटी न्यूज़ है द हिंदू में, जैसे इंडिया टैरिफ के मामले में दूसरी कंट्री से बेटर परफॉर्म कर रहा है, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इसका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा छोटी छोटी न्यूज़ और है, जैसे चाइना ने क्लेम कर दिया कि वो रशियन ट्रूप्स को ऐड करता है। इसी तरीके से US ने ईरान पर नए न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सैंक्शन लगा। इस तरह की न्यूज़ छोटी छोटी है। कल से ना यार थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो, द हिंदू हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें 35-40 मिनट तक वीडियो हो और जिसमें कुछ क्वेश्चन हो। एज यूजुअल मैप का जो पहले हम इंसर्ट करते थे, मैपिंग होंगे और क्वेश्चन एंड आंसर ज़रूर होंगे, ताकि आपकी एक्टिवली एंगेजमेंट उसके अंदर देखने को मिले। फिलहाल द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।